थैंक्स फॉर ट्यूनिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हम पीजीसीआईएल का ऑफिशियल पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे, उसमें से 47 का हम सोल्यूशन कर चुके हैं पार्ट वन की वीडियो में। आज पार्ट टू की वीडियो में हम अप्रोक्सीमेट 50 का सोल्यूशन कर लेंगे। टोटल 120 है इसमें, तो रिमेनिंग हम पार्ट थ्री में करेंगे। अब जो पार्ट टू में जो मैं ये पार्ट कराऊंगा, इसमें आपके जो क्वेश्चन है 50 के आसपास, इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप सिलेक्टेड हर कंपटीशन एग्जाम में देखते होंगे। आपको आगे आप जाके जब देखोगे, जब मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिलने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। और ये अभी जो ग्रुप 22 के लिए एचएसएससी सीईटी मेंस का एग्जाम होना है, इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी है, 6000 समथिंग वैकेंसी है ग्रुप 22 के लिए। तो टेक्निकल के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो हम स्टार्ट करते हैं 48 क्वेश्चन से। Winding of a generator has two ends. Winding of a three-phase generator has a total of 6 end. एक वाइंडिंग का दो एंड होते हैं, और यदि तीन वाइंडिंग होंगी, तीन वाइंडिंग जनरेटर होगा, तो उसमें क्या 6 एंड होंगे। दिस एंड्स कैन बी कनेक्टेड इन एनी वन ऑफ टू स्टाइल्स, नेमली मीन्स यदि आपके पास वाइंडिंग के बाहर 6 वायर्स मिल गए, तो आप उसको या तो स्टार में कनेक्ट कर सकते हो या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपके पास 6 बाहर कनेक्शन मिल गए आपको वाइंडिंग के, क्योंकि एक वाइंडिंग के दो एंड्स होते हैं। दो एंड्स यदि आपको तीन वाइंडिंग के 6 एंड्स बाहर मिल गए, चाहे तो आप उसको स्टार में कनेक्ट कर लो, चाहे आप उसको डेल्टा में कनेक्ट कर लो। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इन थ्री मेन पार्ट्स। वो जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो डिवाइड होता है थ्री मेन पार्ट्स में। एक तो डिफ्लेक्टिंग टाइप, एक तो इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इन थ्री मेन पार्ट्स, नेमली डिफ्लेक्टिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप एंड इंटीग्रेटिंग टाइप। डिफ्लेक्टिंग टाइप मीन्स जैसे कोई भी वैल्यू हमें इंडिकेट करानी है, जिससे डिफ्लेक्शन टोक भी आप बोल सकते हो। डिफ्लेक्टिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप एंड इंटीग्रेटिंग टाइप। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट इज, जो फ्रिक्वेंसी होगी, द फ्रीक्वेंसी इन द frequency of induced EMF in the rotor circuit is maximum at stand still। अब मैक्सिमम होगी ये एट स्टैंड स्टिल पर। अब इसका हम रोटर फ्रिक्वेंसी आप कैसे निकालते हो? पी नंबर ऑफ पोल्स इनटू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाय 2। अब यदि आपकी मीन्स जब स्टैंड स्टिल पे होगा रोटर, मीन्स एन आर आपकी जीरो होगी, तो फ्रिक्वेंसी उस टाइम क्या होगी? मैक्सिमम। फ्रिक्वेंसी उस टाइम आपका क्या होगी? मैक्सिमम। जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल पर होगा, फ्रिक्वेंसी उस टाइम आपकी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट मैक्सिमम होगी एट स्टैंड स्टिल पे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है? पी एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई 2। यदि ये हमारा स्टैंड स्टिल पे क्या होगा? जीरो। तो हमारी पोल नंबर ऑफ पोल्स एन एस डिवाइड बाई 2, तो हमारी फ्रिक्वेंसी उस टाइम क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है। विच ऑफ द बिलो इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वी आई आर? वी आई आर की फुल फॉर्म क्या होगी? वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। वल्कनाइज्ड इंडिया रबर। ठीक है। एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, इज यूज्ड फॉर मेजर्ड ऑफ पावर एट 500 मेगाहर्ट्ज। बोलोमीटर, बोलोमीटर यूज किया जाता है। बोलोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर एट 500 मेगाहर्ट्ज, मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? बोलोमीटर। बोलोमीटर या 500 मेगाहर्ट्ज, या आप इसको माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। ठीक है। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को आप क्या बोलते हैं? एनोड। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं आप? कैथोड। एंड इन इलेक्ट्रिकल वर्क द सोल्डर यूज्ड इज प्रैक्टिकली ऑलवेज एन alloy of lead and tin, alloy of lead and tin। and in electrical work the solder used is practically always an alloy of lead and tin। What is
द अदर नेम ऑफ अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरे नाम से आप किससे क्या बोलते हैं उसको, डक्ट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग भी बोलते हैं, डक्ट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग भी बोलते हैं हम कंड्यूट पाइप वायरिंग को। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है मेन फ्लक्स पर, मेन फील्ड फ्लक्स पर, उसको बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। जो हमारा द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन, उसको हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। For a single phase induction motor, the centrifugal switch is connected to series to starting wiring, मतलब सीरीज, वो सीरीज में लगता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के, या आप यहाँ वायरिंग की जगह वाइंडिंग भी कर सकते हो। सिंगल फेज वाइंडिंग का कैसे होता है, आप यदि देखोगे उसका जो सर्किट डायग्राम होता है तो वो कुछ इस टाइप से होता है। ओके, आप यहाँ पर एसी सप्लाई देते हो, ये आपका यहाँ रोटर होता है, दिस इज मेन वाइंडिंग एंड दिस इज स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग। और यहाँ पर आपका लगता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यहाँ पर आपका लगता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, मींस सीरीज में लगता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के, सीरीज में लगता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के। इन ए सिंगल फेस रिपल्सन मोटर द पावर फैक्टर इज, इन ए सिंगल फेस रिपल्सन मोटर द पावर फैक्टर इज हाई एट हाई स्पीड, हाई होता है एट हाई स्पीड पर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन वेव एसी वोल्टेज इज 10 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि जो वीएम मैक्सिमम वोल्टेज है वो है आपकी 10 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। अब आपकी आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस, ये आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, आरएमएस में से या पीक वैल्यू में से या मैक्सिमम वैल्यू में से। आरएमएस आपकी क्या होती है, वीएम डिवाइड बाय रूट टू। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू। अब इन्होंने मैक्स वैल्यू आपको दे दी है 10 वोल्ट है, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.414। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7.072, मीन्स आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें 7.070। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे 7.702 भी आएगा, क्योंकि आप रूट टू की यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो इसमें आंसर होगा 7.070। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना, आरएमएस वैल्यू होगी वीएम डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये आरएमएस वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वी मैक्स डिवाइड वीएम बाय रूट टू। विच ऑफ द बिलो इज ए डीमेरिट ऑफ एडी करंट, एडी करंट की डीमेरिट क्या है, अननेसेसरी हीट, अननेसेसरी heat। The current carrying capacity of copper wire having twice the diameter of another copper wire is, अब ये क्या बोल रहे हैं, the current carrying capacity of a copper wire having twice, जिसका डायमीटर दूसरी कॉपर वायर से डबल हो तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगी एज ग्रेट, 4 टाइम्स एज ग्रेट। अब हमें पता तो होना चाहिए कि करंट कैरिंग कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी आई इज करंट मैक्सिमम करंट एंड के एम्पियर डिवाइड बाय लेंथ। करंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी किस पर डिपेंड करती है, आपका यहाँ आई है मैक्सिमम करंट, के है कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, टाइप ऑफ मटेरियल पे। ए आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल आपका लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, तो यदि आपका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो 4 टाइम्स, जैसे ये आपका डबल होगा तो 4 टाइम्स आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉपर वायर हैविंग ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अनदर कॉपर वायर इज ट्वाइस इक्वल टू के ए डिवाइड बाय एल, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक इज, मोस्ट सबसे बढ़िया मेथड क्या है आपका इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, हैविंग प्रॉपर अर्थिंग इन प्लेस। प्रॉपर अर्थिंग आपका सबसे बड़ी सबसे अच्छा मेथड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है यदि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है।
फॉर्म फैक्टर, अभी आप ध्यान रखना, फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनसोइडल वेव इज 1.11। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉर्म फैक्टर निकलता कैसे है। फॉर्म फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? फॉर्म फैक्टर होता है आपका, फॉर्म फैक्टर ये आपका होता है IRMS, रूट मीन स्केयर वैल्यू, या करंट की वोल्टेज की, जिसकी भी आपको निकालनी है, और डिवाइड बाय आई एवरेज वैल्यू, और उसी करंट या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, उसको बोलते हो आप फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर में आपको IRMS आपको पता है ना। अब आपको 1.1 यदि प्रूव करना हो कि निकलता कैसे है, IRMS आप, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था IRMS क्या होता है, आपको पिछले क्वेश्चन में था IM डिवाइड बाय √2, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, और आई एवरेज क्या होता है आपका? आई एवरेज होता है आपका, आई एवरेज होता है आपका 2IM डिवाइड बाय पाई। तो आप यहाँ पर ये आई एवरेज की वैल्यू, एवरेज वैल्यू करंट की, या आप जिसकी, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमें करंट की निकालनी है, वोल्टेज की निकालनी है, यदि करंट की निकालनी है तो करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, वोल्टेज की, तो यहाँ पे, और IRMS की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको 1.1 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म फैक्टर आपका 1.11 होता है। और यदि आपके पास पीक फैक्टर आ जाए, पीक फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पीक फैक्टर भी आ सकता है नेक्स्ट उसमें। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट मीन स्केयर वैल्यू, रेशो होती है मैक्सिमम वैल्यू की और रूट मीन स्केयर वैल्यू की, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ये आपका आएगा 1.414, ठीक है। तो ये आपका 1.414 आ जाएगा पीक फैक्टर। और एक आपका होता है लोड फैक्टर, अभी आपको तीनों ध्यान रखना है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका? IRMS डिवाइड बाय आई एवरेज मीन्स रूट मीन स्केयर वैल्यू और एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS वैल्यू। और आपका लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज लोड टू द पीक लोड, एवरेज लोड टू द पीक लोड, ठीक है। एवरेज लोड टू द पीक लोड। और लोड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि आपका एवरेज लोड हमेशा मैक्सिमम डिमांड या कनेक्टेड लोड से हमेशा कम होगा, तो ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1, ठीक है। लोड फैक्टर आपका हमेशा लेस देन 1 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर और लोड फैक्टर, इनमें से एक आपको पक्का कंफर्म श्योर है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो फॉर्म फैक्टर पूछेगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, पीक फैक्टर का आपको ये पूछ लेगा कि किसके इक्वल होता है IM डिवाइड बाय RMS, या फिर इसकी वैल्यू पूछ लेगा, ऐसे ही लोड फैक्टर, ठीक है, कि लोड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है। तो याद रखना है लोड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस? भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका सबसे ज्यादा कम रेजिस्टेंस होता है? वो है एमीटर, क्योंकि एमीटर लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है। यदि आपका ये एक लोड है तो एमीटर जो है आपका इसके सीरीज में कनेक्ट होगा, तो कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो एमीटर के अक्रॉस, है ना, कम से कम ड्रॉप हो यहाँ पर पावर का या वोल्टेज का, जो IR ड्रॉप होगा वो कम से कम हो। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, हम मिनिमम रखते हैं, मीन्स ऐसा एलिमेंट, ऐसी कोयल इसमें यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम हो, क्योंकि एमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है लोड के, ठीक है। अभी कह रहा है ए 3 फेज सप्लाई कैन बी चेंज इनटू ए 2 फेज सप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्कॉट कनेक्ट। इसको आप स्कॉट टी कनेक्ट ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, स्कॉट टी ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में चेंज कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो दो सिंगल फेज के ट्रांसफॉर्मर होते हैं,
उनको इस हिसाब से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो ये परफॉर्म करें कि वो थ्री फेज को टू फेज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्कोट कनेक्ट के थ्रू। मींस ए थ्री फेज सप्लाई कैन बी चेंज इनटू ए टू फेज सप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्कोट कनेक्ट या स्कोट टी ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। ठीक है, इन एसी वाइंडिंग ए फोर पोल मोटर हैज 24 स्लोट्स, 24 स्लोट्स। द वैल्यू ऑफ पोल पिच, पोल पिच आपकी क्या होती है, पोल पिच, पोल पिच आपकी होती है नंबर ऑफ स्लोट्स, नंबर ऑफ स्लोट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दिए हैं यहाँ पर 24, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 4, तो आपका पोल पिच कितना आ गया 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज टू चार्ज द बैटरी, बैटरी को चार्ज करने के लिए आप कौन सा डीसी जनरेटर यूज करते हो, शंट, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है आपको, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, इसलिए आप शंट यूज करते हो बैटरी को चार्ज करने के लिए, डीसी शंट जनरेटर। In brushless alternator, there are two alternators on one shaft. In brushless alternator, there are two alternator on one shaft. Which are those? Main alternator and exciter. Main alternator and exciter. A pin vise is used for holding very small jobs like pins. इन इलेक्ट्रिक करंट द रेशो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रिक करंट द रेशो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब आपकी ट्रू पावर क्या होती है, आप उसको ट्रू पावर बोल लो, ये जो आपका इन्होंने ट्रू पावर बोला है इसको आप ट्रू भी बोल सकते हो और एक्टिव पावर भी बोल सकते हो, एक्टिव पावर भी बोल सकते हो। एक्टिव पावर आपकी क्या होती है, V इंटू आई इंटू कोस 5। ठीक है, और ये रेशो किस चीज का बता रहा है, रेशो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर, और आपका एपरेंट पावर, ये जो एपरेंट पावर है इसको आप टोटल पावर भी बोलते हो। ये नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आपको इन्हीं में से बनते हैं क्वेश्चन, बस सिर्फ घुमा देता है, स्टेटमेंट घूम जाती है। अब यहाँ पर एपरेंट पावर दे दिया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में किसी दूसरे कंपटीशन एग्जाम में क्या कर देगा, टोटल पावर, रेशो ऑफ एक्टिव पावर टू द टोटल पावर। टोटल पावर आपकी क्या होती है, V इंटू आई, जो टोटल पावर प्रोड्यूस होती है, V इंटू आई। अब इनका यदि हम रेशो निकाले तो वी आई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका कोस 5, क्या बच गया आपका कोस 5, जिसको आप बोलते हो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएलपीई इन एक्सएलपीई कोड, इसको बोलते हो आप क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। For a single phase induction motor, the electrical angle between the starting and running wiring या winding is, for a single phase induction motor, the electrical angle between the starting and running winding is 90 degree, is 90 degree 90. The electrolyte used in a dry cell is ammonium chloride, ammonium chloride, the electrolyte used in a dry cell, most important क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड। The exciting coils of any DC machines are wound. The exciting coils बोल सकते हो आप इसको, या फील्ड coils, इसको हम फील्ड coils भी बोलते हैं। फील्ड coils आपकी कहाँ की जाती हैं, अराउंड द पोल्स, पोल्स के ऊपर वाउंड की जाती है, अराउंड द पोल्स, अराउंड द पोल्स। The direction of rotation of a universal motor can be reversed. The direction of rotation of a universal motor can be reversed by interchanging the brush leads, by interchanging the brush leads। A DC shunt generator has slightly drooping characteristics। जो डीसी शंट जनरेटर है उसमें कैसा करेक्टरिस्टिक्स होता है उसका, स्लाइटली ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक्स, स्लाइटली ड्रूपिंग, ठीक है, स्लाइटली ड्रूपिंग टाइप का होता है। इन एनी इंडक्शन मोटर इफ द नंबर ऑफ पोल्स आर डबल्ड, ये कह रहा है इन एनी इंडक्शन मोटर इफ द नंबर ऑफ पोल्स आर डबल्ड देन द स्पीड विल बी, देन द स्पीड विल बी। अब आपको इंडक्शन मोटर की स्पीड पता होनी चाहिए, इंडक्शन मोटर की स्पीड आपकी क्या होती है, n इज इक्वल टू एन एस और 1 माइनस एस। ओके, अब आपका एन एस किसके इक्वल होता है, 120 एफ ओवर पी।
हम एक एग्जाम्पल लेके चल देते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि क्या आधी हो जाती है। सपोज करो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी 4 पोल की मोटर थी पहले, ठीक है, इंडक्शन मोटर की बात हो रही है ना, तो 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपकी 50, और आपकी 4 पोल की मोटर थी पहले, तो यहाँ पर कितनी स्पीड आई है आपकी 1500 आरपीएम, है ना, 1500 आरपीएम आ गई यदि 4 पोल की है। अभी एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि आप उसके पोल्स को डबल कर दो, मतलब 4 थे अब यहाँ 8 कर दो, आप 8 करने तो फिर देखते हैं कितनी स्पीड हो जाती है। 120 इंटू 550 डिवाइड बाई 8, 8 को जब आप इससे जाएगा ये कितने पे जाएगा 15 पे, ठीक है, एंड और ये आपका होगा 750, तो ये थी आपकी 1500, ये होगी 750, मतलब जैसे ही आपके पोल डबल हुए स्पीड कितनी होगी आधी, बिकम हाफ। मीन्स आप ऐसे सोल्व करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका मैथमेटिकल उसका जो फॉर्मूला है उसको हमेशा स्पीड के फॉर्मूले को ध्यान रखना कि इंडक्शन मोटर की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इन एनी इंडक्शन मोटर इफ द नंबर ऑफ पोल्स आर डबल देन द स्पीड विल बी हाफ, विल बी बिकम हाफ। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टेंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन के लेवल के लिए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस की यदि हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी सीमंस, और यदि हम इसकी यूनिट आपके पास ये भी आ सकती है, इसको महो भी बोलते हैं इसकी यूनिट को, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है महो, और या ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं इसकी यूनिट के लिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओम इनवर्स किसकी यूनिट है कंडक्टेंस की, मोह किसकी यूनिट है कंडक्टेंस की, सीमंस किसकी यूनिट है कंडक्टेंस की। तो आपको ये सारी चीज याद रखनी है इसमें। कंडक्टिविटी की भी यूनिट आ सकती है आपके पास। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है सीमंस पर मीटर, और कंडक्टिविटी होती क्या है रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल जैसे कि कंडक्टेंस आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का, तो उसकी यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर कंडक्टिविटी की, ठीक है। लो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय केल्विन्स डबल ब्रिज, लो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय केल्विन्स डबल ब्रिज। द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन इज अबाउट, ये क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिलना ही मिलना है। द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन इज अबाउट 0.5 mm, ये किसकी थिकनेस की बात कर रहा है, जो हम लैमिनेशन यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर पे उनकी थिकनेस 0.25 mm से 0.5 mm तक होती है, 0.5 mm तक। अब इससे जो रिलेटेड दो क्वेश्चन और बनते हैं वो भी कर लेते हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हम सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन क्यों यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, वो करते हैं हम हाइस्ट्रेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, हाइस्ट्रेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। और सिलिकॉन स्टील की इसलिए यूज करते हैं हाइस्ट्रेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, और थिन क्यों करते हैं, मतलब हाँ इसको हम पतली यूज करते हैं, लेमिनेशन जितनी थिन हो तो उसको ज्यादा थिन ज्यादा क्यों यूज करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ये 3 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मींस इसकी थिकनेस कितनी होती है 0.25 mm से 0.5 mm, और सिलिकॉन स्टील की यूज करते हैं हाइस्ट्रेसिस लॉस को कम करने के लिए, और थिन यूज करते हैं कि हम थिन लेमिनेशन क्यों यूज करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। 82 देख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है V डिवाइड बाई आई, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका क्या होता है यदि आपको रेजिस्टेंस निकालना हो V डिवाइड बाई आई, जो कि ओम्स लॉ बोलता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, यहीं से ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इन 3-phase oil cooled power transformer the device conservator, थोड़ा सा कर लेते हैं, the device conservator breather explosion vent and buckles relay are protecting डिवाइस, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस। बक्कल्स रिले होगी आपकी, ब्रीदर हो गया, एक्सप्लोजन वेंट हो गया, है ना, कंजर्वेटर टैंक हो गया, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस।
बक्कल्स रिले होगी, एक्सप्लोजन वेंट हो गया ना, इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस। किस टाइप की डिवाइस है? प्रोटेक्टिव डिवाइस। द स्पीड एन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज गिवन बाय, ये लो फॉर्मूला। मींस ये आप देख रहे हो स्पीड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ चुके हैं एक ही पेपर में। द स्पीड एन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज गिवन बाय 120 एफ और पी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 120 एफ डिवाइड बाय पी, ये होती है सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है। विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज इन, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज इन द लाइन टेस्टर, लाइन टेस्टर में कौन सा बल्ब यूज होता है? नियोन बल्ब। नियोन बल्ब यूज होता है उसमें। जितने भी, अब ये क्या होता है नियोन बल्ब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नियोन लैंप, ये इंडिकेटर लैंप, जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंसेस होते हैं ना, उनमें जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो इंडिकेटर लैंप लगता है, उसमें हम नियोन बल्ब ही यूज करते हैं। और ये एक टाइप का ऑरेंज ग्लो डिस्चार्ज होता है, ऑरेंज ग्लो डिस्चार्ज करता है, ऑरेंज कलर का एक ऑरेंज ग्लो एक डिस्चार्ज करता है जब ये जलता है। और आप इसको मिनिएचर गैस डिस्चार्ज लैंप भी बोल सकते हैं, मिनिएचर गैस डिस्चार्ज लैंप, इसको आप क्या बोल सकते हो? मिनिएचर मिनिएचर गैस डिस्चार्ज लैंप, मिनिएचर गैस डिस्चार्ज लैंप भी बोल सकते हो। विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज इन लाइन टेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नियोन बल्ब आप यूज करते हो टेस्टर में, ठीक है। और इसमें गैस कौन सी यूज होती है? नियोन। ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन ड्राई सेल, देखो दोबारा ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया एक ही क्वेश्चन पेपर में। वहां आ गया था अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पे इसने फॉर्मूला दे दिया सिर्फ कि NH4Cl क्या होता है ना। वहां पे क्या दिया था, अभी क्वेश्चन पूछा था, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन ए ड्राई सेल? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। ये डिवाइस दैट चेंज डीसी सप्लाई टू एसी सप्लाई, जो डिवाइस आपका चेंज करता है डीसी सप्लाई टू एसी सप्लाई इज कॉल्ड इन्वर्टर, उसको आप क्या बोलते हो? इन्वर्टर। और जो आपका एसी टू डीसी करता हो, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता हो, उसको बोलते हो आप रेक्टिफायर, उसको बोलते हो आप रेक्टिफायर। तो डीसी टू एसी सप्लाई उसको बोलते हो आप इन्वर्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए शंट वाइंडिंग इज, अब शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है मोर देन होता है सीरीज एंड आर्मेचर से, क्योंकि ये पैरेलल में लगती है। अब आपकी जो शंट वाइंडिंग होती है वो कैसे लगती है आपकी? ऐसे होती है। ये आपका सपोज करो आर्मेचर है ना, और ये आपकी सीरीज वाइंडिंग है, ऐसे होता है आपका। शंट मोटर या हम शंट जनरेटर की बात करें तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी, या आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, शंट, या आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, या आपका आर्मेचर हो गया। ओके, ये आपका आर्मेचर हो गया। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, ठीक है, मोर देन द सीरीज एंड आर्मेचर। कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मिक्का, मिक्का एक इंसुलेटर है जिसकी हेल्प से हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स को इंसुलेट करते हैं, ठीक है। विच मोटर इज यूज फॉर ट्रैक्शन वर्क, ट्रैक्शन वर्क के लिए मोटर कौन सी यूज की जाती है? डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। डीसी सीरीज मोटर का यदि हम टॉर्क का फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और आर्मेचर करंट के इक्वल होता है। और फ्लक्स आपका यदि सीरीज मोटर है, जितना आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा उतना ही फील्ड वाइंडिंग में फ्लो करेगा, वो भी आर्मेचर के इक्वल होगा। तो टॉर्क क्या हो गया आपका? स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम डीसी ट्रैक्शन में कौन से, विच टाइप ऑफ मोटर यूज फॉर ट्रैक्शन वर्क? डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। इन केस द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड, इन, यदि सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। अच्छा, एक बात डिस्कस कर लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जिसको आप तीनों पावर फैक्टर पे ऑपरेट करा सकते हो, तीनों पावर फैक्टर पे आप क्या करा सकते हो? इसको ऑपरेट करा सकते हो। मींस यदि आपका यह नॉर्मल एक्साइटेशन है तो ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करती है, नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर। और यदि आपका अंडर एक्साइटेशन है, अंडर एक्साइटेड है, इसकी जो अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, यदि अंडर एक्साइटेड है, तब हमारा जो इसका जो पीएफ होगा, देन पीएफ विल बी लैगिंग। यदि अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है उसका पीएफ क्या होगा? लैगिंग।
और सिंक्रोनस मोटर यदि ओवर एक्साइटेड है और एट नो लोड है, तब वो कैपेसिटर की तरह काम करती है, एज कैपेसिटर की तरह काम करती है। उसका पावर फैक्टर क्या होगा, उसको बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। टू चेंज द रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ ए डीसी मोटर, व्हाट नीड्स टू बी डन टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ ए डीसी मोटर, व्हाट नीड्स टू बी डन, reverse field or armature any one connection, reverse field or armature any one connection, permanent magnet moving coil instrument are used with, permanent magnet जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या मेजर करता है, आपका डीसी वोल्टेज या डीसी करंट, वो आपका डीसी मेजरमेंट में यूज होता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड विद डीसी सप्लाई ओनली। The full form of ACSR in ACSR wire is, the full form of ACSR in ACSR wire is aluminium conductor steel reinforced, aluminium conductor steel reinforced, okay। An alternator works on electromagnetic induction based on the law of Faraday's law, Faraday's law of electromagnetic induction, an alternator works on electromagnetic induction based on the law of Faraday's law, Faraday's law of electromagnetic induction पे काम करता है आपका अल्टरनेटर। ए बर्ड्स सिटिंग, ये अभी डिस्कस करते हैं इसको। हमने जो है अल्टरनेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर आपका किसी पे काम करता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। ए बर्ड सिटिंग इन वन ऑफ द लाइन कंडक्टर ऑफ ए थ्री फेज लाइन विल बी सेफ, यदि आपका कोई भी पक्षी आपका कंडक्टर का वायर है, यदि पक्षी आपका कोई पक्षी यहाँ बैठा है, एक कंडक्टर आपका यहाँ जा रहा है, एक कंडक्टर आपका यहाँ जा रहा है, यदि यहाँ आपका पक्षी बैठा है, जब तक करंट हमेशा कब फ्लो होगा, जब सर्किट क्लोज होगा, मीन्स जब तक ये पक्षी ग्राउंड के टच में नहीं आता, जब तक ये ग्राउंड के टच में नहीं आता इसको कुछ नहीं होगा। ग्राउंड के टच में और या दूसरे कंडक्टर के टच में करंट तभी फ्लो होगा यहाँ से इसमें जब सर्किट क्लोज होगा, अदरवाइज सर्किट ओपन है, पक्षी यहाँ बैठा, चाहे आप चाहे यदि हम चाहें भी कोई भी कंडक्टर को लेके यदि हम हवा में रहें, मीन्स हम ना तो अर्थ से कनेक्टेड हों और ना ही दूसरे कंडक्टर से, तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसलिए यदि पक्षी सेफ होता है, क्योंकि सर्किट करंट को हमेशा क्लोज पाथ चाहिए। यहाँ कंडक्टर में से यदि एक करंट जा रहा है और यहाँ पर कुछ चीज या एलिमेंट्स या कुछ भी पक्षी बैठा है या किसी इंसान कोई भी है, यदि जब तक इसको कोई पाथ नहीं मिलेगा करंट को जाने के लिए, मीन्स करंट यहाँ से यहाँ तो जा रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ तो ओपन है ना सर्किट, जब तक कि या तो ग्राउंड हो या दूसरे कंडक्टर, तब ये इसमें से फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं फ्लो होगा, मीन्स वो सेफ है, ठीक है। Moving iron type instrument are used on both AC and DC supply. AC और DC supply moving iron type instruments वो are used on both AC and DC supply के लिए यूज होते हैं। For an induction motor with the power of 10 HP, 10 HP की मोटर के लिए हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और 5 HP या बिलो 5 HP के लिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं, और 10 HP के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। An electrical fire should only be extinguished by the use of carbon tetrachloride fire extinguishers. The use of carbon tetrachloride fire extinguishers. HRC fuse, most important question for electrician trade. HRC fuse stands for high rupturing capacity fuse. High rupturing capacity fuse. High rupturing capacity, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, बाकी 20 हम पार्ट 3 में करेंगे और इन क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरे पेपर में से 10 या 15 जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिलते हैं, एक बार हम उनको पार्ट 3 में दोबारा फिर रिपीट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी हमारे पास डेज बहुत कम है, सिर्फ 6 या 7 डेज रह गए, वह फर्स्ट या सेकंड जुलाई को एग्ज़ाम है, तो हम पार्ट 3 भी इसका कल डाल देंगे। उसके बाद एक और पेपर को सिलेक्ट करेंगे बढ़िया सा, जिसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन हों, क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, ना तो ज़्यादा हाई हो ना ही लो हो, मीडियम हो, जो इलेक्ट्रिशियन ऐसे और एएलएम के लिए परफेक्ट हो, ऐसा क्वेश्चन पेपर फिर आपके सामने लेके आएंगे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं,
And thanks for watching. Please like, share, and subscribe.